मारुति के लिए तो ऐसा बोला जाता है सस्ती गाड़ी है, मतलब कि ये सिर्फ एक आम जनता के लिए ही बनी गाड़ी है। मारुति आज भी हमारे देश की जनता 140 करोड़ पॉपुलेशन है। वो अगर कोई अपनी फर्स्ट कार ले रहा है तो वो कहीं जाए या ना जाए, मैं कह रहा हूँ वो कुछ भी ले, बट वो एक बार मारुति के शोरूम पे जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मारुति आज भी अपने कस्टमर का उसी तरीके से ध्यान रखता है जिस तरीके से वो आज से 40 साल पहले रखता। महिंद्रा की गाड़ी है या फिर हुंडई की गाड़ी है तो वो प्रीमियम सेगमेंट में जा रही है और यूथ उधर जा रहा है, तो ये कैसे शिफ्ट हो रहा है? मारुति भी प्रीमियम सेगमेंट पे जा रही है, जानी नहीं जा चुकी है। मारुति ने इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करने से पहले सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो सारी डीलरशिप पे उन्होंने ई चार्जर लगवाया। तो बड़े बड़े शहरों में ही ये अभी इलेक्ट्रिक वाली व्यवस्था है, बट ऐसे कई जगह दूर दराज में चले गए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक की व्यवस्था अभी नहीं है। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था तो देयर वाज वन फैमिली ट्रैवलिंग टू लद्दाख विद वन ऑफ द ईवी किसी ओईएम की, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाई। आज की डेट में यदि आप लद्दाख जा रहे हैं या आप इंडिया के लास्ट विलेज मना पे भी जा रहे हैं तो मना पे भी आपको इलेक्ट्रिक चार्जर मिल जाएगा मारुति के सर्विस पॉइंट पे। आने वाले 10 साल में पेट्रोल की गाड़ियां ज्यादा बिकेगी या ईवी की गाड़ियां एकदम ज्यादा बिकेगी? पेट्रोल की सेल कभी खत्म नहीं होगी। सेल पेट्रोल की कभी कम नहीं होगी। आज जो एक आदमी की एवरेज रनिंग है उसको जो काम करने हैं आज वो नहीं रुक रहे। आप 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल में मारुति भी नंबर 1 ही रहेगी 10 साल बाद भी। ड्रोन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू, द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सो मच। कैसे है सर आप? बहुत बढ़िया, कैसी चल रही लाइफ? बहुत अच्छी चल रही है। 100 साल होने वाले बिजनेस को। बिल्कुल 100 साल उस फर्म को होने वाले हैं हाँ। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाई, उसको 100 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। सही से ही बताना है पॉडकास्ट में, मतलब जैसे मतलब एक लेगेसी बिजनेस जब चला रहा होता है, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूँ, कोई बोलता है कि मुझे लेगेसी बिजनेस में नहीं जाना है, मेरे को खुद का कुछ करना है। मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट, मेरे साथ एक लड़का काम करता है, वेल सेटल्ड फादर का सॉलिड बिजनेस, बेंगलोर में 2 घर है उसके, मेरे यहाँ पे सिर्फ 35,000 की नौकरी कर रहा है। मैंने बोला क्यों? लेगेसी बिजनेस है, सब कर सकता है, मेरे साथ क्यों? बोला नहीं सर, मेरे को कॉर्पोरेट में आना है, मेरे को वो मन नहीं करता वो काम करने का। तो मतलब मैं उस तरह के लोगों से भी मिला हूँ। बिल्कुल। तो आप एक लेगेसी बिजनेस की जर्नी में है, कैसा लगता है लेगेसी बिजनेस की जर्नी में? सबसे पहले तो सर मैं मानता हूँ कि हमारे फादर ने, ग्रैंडफादर ने इतना अच्छा चीजें एस्टेब्लिश करते हुए लेके आए हैं और उनकी भी उम्मीदें हैं हमसे कि हम उसको और आगे उनके नाम को लेके जाएं। आज ये CLML जो हमारी चीज़ है, मदनलाल ट्रस्ट है, छेदियर मदनलाल ट्रस्ट है हमारी, हम उसको आज 90 साल हुए हैं, 90 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो वो एक लेगेसी फॉलो होती हुई आई है। अब हमारा काम है कि उसके 100 ईयर्स पूरे हों पहले, फिर हमारे छोटे भाई बहन का काम है उसको और आगे लेके जाए, फिर हमारे बच्चों का काम है उसको और आगे लेके जाए। तो लेगेसी बिजनेस तो व्हाट आई थिंक कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपने काम को और आगे बढ़ा रहे हो, तो आज हम बैठे हैं कहीं, तो आज हम सपोज करिए हम अपने फादर के नाम से जाने जाते हैं, वो कितनी खुशी होगी कि एक फादर का बिजनेस या ग्रैंडफादर का बिजनेस उनका बेटा और आगे ले गया। तो वो भी उससे अच्छी बात मेरे लिए, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है कि मतलब कुछ जिम्मेदारी है, बहुत खतरनाक जिम्मेदारी है कंधों पे, कुछ कर देंगे तो, कुछ गड़बड़ कर देंगे तो आज भी बिल्कुल पेरेंट्स बोलेंगे। बिल्कुल, आज ऐसा नहीं बोलते। आज भी यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें आज डर रहता है कि यदि हमसे कोई हम काम कर रहे हैं, कोई गलती हुई, कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो हमको 100% डांट पड़ सकती है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने हमारे को जिम्मेदारी दी है तो हमको 100% निभानी है। अब राइट या रॉन्ग वो डिसाइड तो हमें करना है, बिकॉज लेगेसी जब ली है और उसको आगे ले जाना है तो हिम्मत से आगे तो ले जाना पड़ेगा। और सही गलत तो बिजनेस है, अप एंड डाउन सब चीज चलती है, और कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा करें, जो डिसीजन ले रहे हैं वो अच्छे हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे हो, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छे हो, क्योंकि बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन खाली हमारी नहीं है। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 2000 स्टाफ काम कर रहा है, तो 2000 लोगों की वजह से 10,000 लोगों का घर चल रहा है। करेक्ट। तो दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। तो हमें उनके लिए एक सुबह जो एनर्जी देता है उठने के बाद की काम पे जाना है, तो वो यही देता है कि वो जो 10,000 लोग हैं उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर है। सबसे बड़ा तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी यही है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाया ऐसे ही जाते जाते कार में, और मैंने बोला कि यार 6 साल हो गए मेरे को बिजनेस करते करते, और आज भी 6 साल ही हुए, मतलब अभी तो स्मॉल बेबी है, ठीक है, तो 6 साल बाद भी मुझे सबसे पहले आना पड़ता है और सबसे लास्ट में जाना पड़ता है। अगर मैं थोड़ा पहले चला गया तो बोलते कि सर आप तो 5 मिनट पहले चले गए थे, लेट आया तो सर क्या बात है, आज तो 11 बजे आए। तो सवाल आपसे ये है कि आप आज
की तारीख में सुबह कितने बजे ऑफिस जाते हो और कितने बजे निकलते हो घर से? सर मैं और ऑफिस से कितने बजे हाँ, निकलते हो? ऑफिस में पहुंच जाता हूँ अप्रोक्सीमेटली 9:30 इन मॉर्निंग, और शाम को 8 o'clock, 8:30, 9, 10, जब तक काम है, जब तक वो चीज़ कोई अगर कोई हाथ में ली है तो उसको फिनिश तो करना है। अब फिनिश हम अकेले नहीं कर सकते, हमारी टीम भी बैठी होगी, हमारे हो सकता है मैनेजर भी बैठा हो, हमारा जीएम भी, कोई भी एक्सवाइजेड हमारी टीम बैठी है, तो वी नीड टू फिनिश द वर्क। तो हम वर्क फिनिश का तो कोई टाइम ही नहीं है, आने का टाइम है, जाने का तो कोई टाइम है ही नहीं। 100 साल बाद भी? 100 साल बाद भी वो, और मैंने कहा ना वो, क्योंकि चीजें बढ़ती जा रही है। हाँ। आज से 3 साल पहले वी वर वेरी स्मॉल, देव मोटर वॉज अ बेबी ऑफ अ 2 आउटलेट। नाउ देव मोटर ब्रिंगिंग हो रही है उसकी धीरे धीरे, तो नाउ वी आर क्लोज टू 22। 22 आपके अभी आउटलेट है टोटल यूपी के अंदर, यूपी टेरिटरी के अंदर। उसके अंदर सबसे ज्यादा आपकी जो डीलरशिप है वो मारुति की है। हाँ, पर और मारुति के लिए तो ऐसा बोला जाता है सस्ती गाड़ी है, मतलब कि ये सिर्फ एक आम जनता के लिए ही बनी गाड़ी है। ऐसा नहीं है। मारुति आज भी, हमारे देश की जनता 140 करोड़ पॉपुलेशन है, वो अगर कोई अपनी फर्स्ट कार ले रहा है तो वो कहीं जाए या ना जाए, मैं कह रहा हूँ वो कुछ भी ले, बट वो एक बार मारुति के शोरूम पे जाएगा और मिलेगा जरूर। और जब वो शोरूम पे जाएगा तो हमारी सेल्स टीम इतनी अच्छी है, हमारा कस्टमर इतना जुड़ा हुआ है, और वो 100% मारुति का अपना जो उन्होंने एक पूरा लीडिंग सेक्टर बनाया है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मारुति आज भी अपने कस्टमर का वो ही उसी तरीके से ध्यान रखता है जिस तरीके से वो आज से 40 साल पहले रखता। एक तरफ तो मतलब मारुति की सेल्स इंक्रीज हो रही है, मतलब देखा जाए तो लास्ट अप्रैल 2026 में 34 से जंप हुआ, और दूसरी तरफ जैसे महिंद्रा की गाड़ी है या फिर हुंडई की गाड़ी है तो वो प्रीमियम सेगमेंट में जा रही है और यूथ उधर जा रहा है। बिल्कुल। तो ये कैसे शिफ्ट हो रहा है मतलब? इसमें मैं आपको बताता हूँ, मारुति भी प्रीमियम सेगमेंट पे जा रही है, जा नहीं जा चुकी है। अच्छा। मारुति की आपने विक्टोरियस देखा होगा। हाँ। विक्टोरियस गाड़ी, उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है? सारे फीचर्स, सारी चीजें विक्टोरियस में आपको मिलेगी। विक्टोरियस जैसी गाड़ी वो यूथ के लिए ही बनाई है मारुति ने। आज रफ एंड टफ लड़के हमारे जैसे, वो सर वो थोड़ी वो कहता है कि मुझे नहीं क्रेटा लेनी है, मुझे किया सेल्टोस लेनी है, तो मारुति ने सारे वहम ही खत्म कर दिया उसका, तो विक्टोरियस ले। जो तेरे को सब चीज चाहिए वो सब विक्टोरियस में है। पहले लोग कहते थे कि मारुति में ये नहीं है वो नहीं है, तो मारुति की विक्टोरियस है, ब्रीजा है, ये गाड़ियां मारुति ने इतनी, फ्रोंक्स। आज कोई जो कस्टमर थोड़ा सा छोटी एसयूवी लेना चाहता है वो फ्रोंक्स की तरफ जा रहा है, थोड़ी अच्छी लेना चाहता है वो विक्टोरियस की तरफ जा रहा है, ब्रीजा की तरफ जा रहा है। तो वो जो मारुति ने अपना एक सेगमेंट क्रिएट करा है, ग्रैंड विटारा आप देखिए, ग्रैंड विटारा और विक्टोरियस मेरी तो फेवरेट कार है। ग्रैंड विटारा तो बहुत ज्यादा सेल हुई है। मैं पर्सनली यदि ऑफिस से घर जाता हूँ, घर से ऑफिस आता हूँ, तो मैं आजकल विक्टोरियस में ट्रैवल करता हूँ। विक्टोरियस जैसी गाड़ी मेरे को नहीं है। क्या क्या खास बात है विक्टोरियस में, ऐसा क्यों लगा आपको? क्या खास लगा आपको विक्टोरियस में? मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी वो ये लगी कि आप गाड़ी में बैठे हैं, मतलब आपको ये फील नहीं कराएगा कि आप किसी नॉर्मल एसयूवी में बैठे हैं, या मतलब कभी कभी लगता है ना कि यार थोड़ा सा और इसमें फीचर्स होते। आप बैठो, आपने फोन रखा, ऑटोमेटिक चार्ज होना शुरू हो गया, कार प्ले कनेक्ट हो गया, सनरूफ खोल लिया, सारी चीजें उसमें आपको एक ही जगह बैठ के आराम से आपको सारी सुविधा मिल रही है, जो आज की डेट में हमारी यूथ एक्सपेक्ट करती है कि हमें और ओईएम्स में मिल रही है ऐसी सुविधा, बट वो सुविधा सब मारुति ने दे दी। 1 पॉइंट में उन्होंने सारा गेम ओवर कर दिया। मारुति की विक्टोरियस आईसीओटीवाई ने उन्होंने भी बहुत, मतलब नंबर 1 कार का अवार्ड दिया है, फीचर्स में 5 स्टार रेटिंग, सेफ्टी में, सब में विक्टोरियस इज ऑन टॉप। विक्टोरियस इज विक्टोरियस। आज के टाइम पे ना जैसे रील्स का जमाना है तो सब यूट्यूब पे रिव्यू और जितना भी रील्स है वो देख के किसी शोरूम पे जाते हैं। हमको सब पता है इस गाड़ी के बारे में, आप तो वो गाड़ी का प्राइस बताओ, निगोशिएट करो कि आप क्या फाइनल प्राइस में दोगे। तो जितने भी सेल्स वाले हैं, क्या उनकी अहमियत कहीं खोती जा रही है? सर मारुति का कस्टमर को रील देखने की जरूरत ही नहीं है। उसको मालूम है मारुति सुजुकी को रील देखने की जरूरत ही नहीं है। बट हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, वो एक ऑटो व्लॉगिंग एक अलग ही पूरा सेगमेंट बन चुका है। तो ऑटो व्लॉग शुरू हो चुका है, वो मतलब गाड़ी के बारे में बताना, उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या माइलेज है, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या उसके डीमेरिट्स है। कस्टमर देखता जरूर है और देखना भी चाहिए, मैं मानता हूं कस्टमर को देखना भी चाहिए, बट मैं मानता हूं कि सेल्स पर्सन की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि कस्टमर जब डीलरशिप के अंदर एंटर करता है
वो सबसे पहला किसको मिलेगा? सबसे पहला वो रिसेप्शनिस्ट को मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट उसको असाइन करेगी एक डीलर, हमारे क्या कहते हैं डीलरशिप में काम करते हुए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को। सेल्स एग्जीक्यूटिव जो उसको गाड़ी के बारे में बता सकता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग जो मारुति ने दी है उसको, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मारुति, जो उसने मारुति उसको ट्रेनिंग देती है किसी मॉडल के बारे में, वो कोई भी व्लॉगिंग चैनल नहीं दे सकता। व्लॉगिंग चैनल आपको गाड़ी की ऊपर के बारे में बता सकता है, बट व्लॉगिंग चैनल आपको गाड़ी की अंदर की क्या अच्छाई है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कौन सा इसमें इंजन की क्या पावर, वो भी समझता ही है। आज व्लॉगिंग वाला भी जब गाड़ी के बारे में बता रहा है तो वो भी अल्टीमेटली पहले सेल्स पर्सन से समझ के ही जा रहा है। समझ रहा है, करेक्ट। तो वो पहले वहां समझ रहा है, पहले वो वीडियो बना रहा है, फिर वो वहां समझ रहा है, फिर वही चीज को सेम रिपीट कर रहा है। करेक्ट। तो वो भी किससे समझ रहा है? वो भी सेल्स पर्सन से ही समझ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज किसको है? सेल्स पर्सन को है। मारुति किसी बायर को जाके तो नहीं बता रहा, मारुति एक क्रिएटिव बनाया उसने, वो गाड़ी दिखा रहे हैं, वो नहीं बता रहे गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव को। तो व्लॉगिंग वाला भी यदि आ रहा है तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूटिव के पास आ रहा है, उसने कहा भाई गाड़ी आई है तुम्हारी, नहीं मुझे दिखाओ क्या क्या फीचर्स है इसमें। तो सबसे पहले उसको वो एग्जीक्यूटिव बता रहा है, फिर वो व्लॉगिंग पे बता रहा है। करेक्ट, करेक्ट। तो मेरा इसमें मानना है कि कभी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसे ना, जैसे एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, हाइब्रिड आ गई, सेमी हाइब्रिड आ गई, तीनों में एक्चुअल फर्क क्या है और कौन सी गाड़ी लेना बेस्ट है? सी देखिए, इलेक्ट्रिक, फुल्ली इलेक्ट्रिक क्या है कि वो 100% ईवी है, उसकी कॉस्टिंग 1 रुपए किलोमीटर है, 1 रुपीज किलोमीटर है। फिर आती है आपकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, वो 40% इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, 60% पेट्रोल पे चल रही है। माइल्ड हाइब्रिड 95% पेट्रोल पे चल रही है, 5% हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिसिटी पे है। इन तीनों में फर्क ये है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अगर आज की डेट में कोई फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहा है तो वो सेकंड बायर ले रहा है। करेक्ट। आज सेकंड बायर फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आज मेरी रनिंग सपोज करिए 300 किलोमीटर है, लेकिन मेरे पर इलेक्ट्रिक है। क्यों है? क्योंकि मुझे अगर लोकल में ट्रैवल करना है, आई एम ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, तो मैं ईवी ले रहा हूँ। इसके अलावा मारुति की जो ईवी है, आप वन चार्ज पे 700 किलोमीटर्स जाइए, मैं यहाँ से लखनऊ चला गया, लखनऊ से मैं आ भी गया, सारे काम हो गए। तो वो भी ईवी में 100% सुविधा है मारुति की। कितने किलोमीटर है लगभग? अलीगढ़ से, अगर मैं अलीगढ़ से बात करूं तो अलीगढ़ से लखनऊ 350 किलोमीटर जाना, 350 आना। एक चार्ज में आपने जाके आ गए? एक चार्ज में मैं जाके आ गया मारुति, मतलब 700 किलोमीटर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गया, सुबह मैंने चार्जिंग, रात को चार्जिंग पे लगाया, सुबह प्लग निकाला, मैं गया और आ गया। रास्ते में ना मुझे कहीं रुकने की जरूरत पड़ी, ना मुझे कहीं चार्जिंग के स्विच ढूंढने की जरूरत पड़ी। मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लो जा रहे हो, आपको थोड़ा सी मतलब लगेगी यार कभी खत्म हो जाएगी बैटरी, अभी खत्म होने वाली, इतने परसेंट ही बची है और कभी खत्म हो गई तो क्या करूंगा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाँ। मारुति ने इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करने से पहले सबसे पहला जो उन्होंने काम किया, वो सारी डीलरशिप पे उन्होंने ई चार्जर लगवाया, इलेक्ट्रिक चार्जर। आज यदि अलीगढ़ से लेके और लखनऊ तक 10 डीलरशिप है तो आपको 10 में से 8 पे इलेक्ट्रिक चार्जर लगा मिलेगा। तो मारुति ने जो अपना मॉडल लॉन्च किया, लॉन्च करने से पहले उन्होंने पहले पूरी मार्केट को तैयार किया, हर डीलरशिप पे आपको इलेक्ट्रिक चार्जर लगा हुआ मिलेगा। आज मारुति की कस्टमर को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे रास्ते में चार्जर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो किसी भी डीलरशिप पे जाएगा, उसको वहां चार्जर मिलेगा, वो चार्ज करे और आगे बढ़े। और मारुति जिस हिसाब से एक्सपेंशन करती है, आज मैं यदि अलीगढ़ से खैर गया, सपोज करिए खैर इज अ तहसील 22 किलोमीटर है, तो मुझे वहां भी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। फिर वहां से मैं नोएडा गया, वहां भी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा मेरे को। रास्ते में मैं कहीं रुका तो गवर्नमेंट ने भी अपने चार्जिंग पॉइंट लगा रखे हैं। बट मारुति ने अपनी हर डीलरशिप्स पे, मारुति का टारगेट यही है कि उन्होंने मॉडल लॉन्च करने से पहले सब जगह चार्जर अपने लगाए कि मेरे कस्टमर को परेशानी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। बट स्टिल अभी देखा जाए ना, तो जैसे आपने बताया ना कि अलीगढ़ से लेकर लखनऊ, तो बड़े बड़े शहरों में ही ये अभी इलेक्ट्रिक वाली व्यवस्था है। तो जैसे पेट्रोल की गाड़ी या डीजल की गाड़ी लेके मतलब कर्नाटक के किसी जंगल में भी निकल के कहीं में भी चले जाओ तो आपको कोई पेट्रोल पंप मिल जाएगा, आप बच जाओगे, मतलब हाँ व्यवस्था है। बट ऐसे कई जगह दूर दराज में चले गए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक की व्यवस्था अभी नहीं है। थोड़ा तो सा धीरे धीरे आई थिंक 10 साल लगेंगे शायद। 10 साल तो नहीं कहूंगा मैं 10 साल तो नहीं कहूंगा, कि जिस हिसाब से अब आजकल हमारे पीएम भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक के लिए सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक लो, सारी चीजें वो कर रहे हैं। 10 साल तो नहीं, बट हाँ मैं मानता हूँ 5 इयर्स में हमको ईवी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ईवी लेने के लिए हमको डर नहीं है कि मैं आज सपोज करिए मैं यहाँ से यदि लद्दाख जा रहा हूँ, तो मेरी अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, तो देयर वाज वन फैमिली ट्रैवलिंग टू लद्दाख विद वन ऑफ द ईवी किसी ओईएम की, तो उनको
इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाई टू चार्ज देयर कार। बट आज की डेट में यदि आप लद्दाख जा रहे हैं या आप इंडिया के लास्ट विलेज मना पे भी जा रहे हैं, तो मना पे भी आपको इलेक्ट्रिक चार्जर मिल जाएगा मारुति के सर्विस पॉइंट पे। मारुति इस लेवल पे काम कर रही है, मारुति उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। तो मारुति का टारगेट ही है कि मेरे आउटलेट्स, मेरा कस्टमर, मैं गाड़ी बेच रहा हूं तो मेरे कस्टमर को सर्विस भी मिलनी चाहिए। और खाली मारुति नहीं, आज मैं सारी ओईएम को कह रहा हूं कि यदि आपको डीलरशिप मारुति की दिख रही है तो आपको इलेक्ट्रिक चार्जर मिल जाएगा। आप ईवी ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जर आपको वहां भी मिलेगा। थोड़ा सी लोगों में ट्रस्ट इशू बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा आई थिंक, थोड़ा सी टाइम और। हाँ, थोड़ा सा पेट्रोल के दाम जितने महंगे हो जाएंगे उतना जल्दी फास्ट अडॉप्शन हो जाएगा, कह सकते हैं। अच्छा, वास्तव में जैसे आप तो इसमें 10-12 साल हो गए हैं शायद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आई गेस, राइट? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हमको भी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ एक ब्रांडिंग प्रोपोगेंडा है? नहीं, ऐसा नहीं, ब्रांडिंग प्रोपोगेंडा मैं नहीं कहूंगा इसको। हाँ, ये 100% है कि गवर्नमेंट हो चाहे डीलर चाहे ओईएम्स हो, मारुति की अगर मैं बात करूं तो दे आर फोकसिंग। क्योंकि आज हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कहते हैं ना कितना क्लीन है, कितना ग्रीन है। आज स्विट्जरलैंड जाता है आदमी तो कहता है यार स्विट्जरलैंड में जो मजा है ना वो ग्रीनरी देख के, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, वो अलग ही उसको एक वो महसूस हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया विल बी द सेम, बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज द मेजर पार्ट की पोल्यूशन। अगर कोई पोल्यूशन की बात हो तो सबसे पहले गाड़ियों की बात आती है ना। तो अगर कोई भी ओईएम अगर इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है तो इट इज नॉट कि कोई प्रोपोगेंडा है या कुछ उनको ऐसा करना है कि नहीं, कुछ दिखाना है या कुछ अपना नाम उसमें करना है, बट गोइंग टू इलेक्ट्रिक आई थिंक अच्छा कर रहे हैं, मतलब इट इज गोइंग गुड। अच्छा, एक चीज़ और देखी जा रही है, जैसे मतलब जितनी भी गाड़ी आ रही है उसके अंदर ना जो सॉफ्टवेयर लगा होता है वो एंड्रॉयड से कनेक्ट होता है सॉफ्टवेयर, और उसका एक सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जा रहा है साल का 4-5 हज़ार रुपए। मारुति में तो कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लिया, अभी नहीं है? नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज मारुति के अंदर नहीं लिया जा रहा है। मारुति में जो आप बाकी दूसरे में तो लिया जा रहा है, दूसरे में हो सकता है लिया जा रहा हो, बट इट इज वो कर रहे हैं ऐसा तो गलत है। बट मारुति में कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज कस्टमर से नहीं लिया जा। क्योंकि मेरे पास भी जो गाड़ी है उसमें मेरे को एक 5,000 रुपये तो पे करना पड़ता है एक साल का। अच्छा, तो मेरे को बड़ा अखरता है वो। मैंने कहा यार ये ताकि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, चालू हो रही है, नहीं हो रही है, सारी चीज़ें आपको दिखती है, बट 5,000 रुपीज़ एक ईयरली एक एडिशनल बर्डन है। मारुति में कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना आपको। आप कहीं भी फंसे हुए हैं, कहीं भी कोई चीज है, मारुति का बहुत अच्छा सिस्टम है। देयर इज अ हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर पे आपने कॉल किया, यू जस्ट हैव टू से द लोकेशन, आपको सिर्फ लोकेशन बतानी है। अगले 5 मिनट तो बाद में होंगे, पहले आपको सर्विस मिलेगी। तो मारुति का, मैंने कहा ना, मारुति का एजेंडा ये नहीं है कि उसे कस्टमर से पैसा लेना है। मारुति का सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि उसको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। उसका कस्टमर बना ऐसे ही रहेगा। आज 40% आज मारुति सब्सक्रिप्शन लेके कमा सकती है पैसा। आपसे 5,000 रुपए कोई ओईएम ले रही है, मारुति का तो 40% मार्केट शेयर है। वो सब्सक्रिप्शन दे कैन अर्न अ वेरी गुड प्रॉफिट। डीलर ऑल्सो कैन अर्न अ वेरी गुड प्रॉफिट। बट हमारा या मारुति का किसी का भी एजेंडा ये नहीं है कि हमें आपसे कमाना है, हमें आपको सर्विस देनी है। आज आप कहीं फंसे हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, कोई बात हो सकती है, कोई भी एक्सवाइजेड चीज हो सकती है, तो वो मारुति आपको 1 कॉल पे आपको सारी सुविधा देने को तैयार है। इट इज फ्री, नो कॉस्ट सर्विस। अच्छा, कोई भी कार खरीदता है, मतलब बिल्कुल आम जनता के लिए सवाल, सबसे पहले वो माइलेज ही देखता है कि यार कितने का एवरेज देती है, वो बता दो। उसके अलावा क्या फीचर्स देखने चाहिए एक इंसान को गाड़ी खरीदते समय? सिर्फ देखिए मारुति मतलब कितना देती है। हाँ, करेक्ट। सबसे पहला सवाल आज भी यदि किसी का होगा तो यही होता है कि मारुति मतलब कितना एवरेज देती है। बट थोड़ा सा इसमें अब चेंज हो गया। जैसे आपने यूथ की बात करा, आज यूथ फीचर्स की तरफ भाग रहा है। मोर फीचर्स, मोर अट्रैक्शन, दैट इज व्हाट आई, मतलब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था, मोर फीचर्स मोर अट्रैक्शन। तो आज बच्चे के जो, मतलब यूथ के फादर तो माइलेज देख रहे हैं, यूथ फीचर्स देख रहा है, तो जब दोनों की ट्विनिंग हो रही है तभी वो गाड़ी ले रहे हैं। हाँ, तो मारुति के फीचर्स भी, मतलब मारुति भी फीचर्स की तरफ उतना ही अपने आप को फोकस कर रही है जितना आज की डेट में एक यूथ को जरूरत है। तो दे आर ऑल्सो ऑन अ सेम पिच, कस्टमर एंड मारुति बोथ आर ऑन सेम पिच। तो फीचर्स मारुति में इतने हो गए हैं अब कि मतलब मैं मानता हूं कि शायद ही कोई फीचर होगा जो मारुति में नहीं है। कौन सा बेस्ट फीचर लगता है आपको मारुति? क्योंकि आपके पास तो उसी की डीलरशिप है, तो सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगता है, कौन सी गाड़ी का लगता है? देखिए मारुति ने अब ADAS भी लिया है। मारुति अब, पहले कारप्ले वगैरह में लोगों को प्रॉब्लम आती थी कि कारप्ले नहीं होता मारुति में, 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अब आज की डेट में मारुति के पास वो भी है।
इसके अलावा मारुति वाज द फर्स्ट ओईएम जिसने सबसे पहले 6 एयरबैग हम्म। सबसे पहले 6 एयरबैग का कॉन्सेप्ट मारुति ने ही शुरू किया। जब गवर्नमेंट ने इसको पॉलिसी को अप्लाई किया, सबसे पहली गाड़ी मारुति। आज ऑल्टो में भी 6 एयरबैग हैं। आज मतलब मारुति के फीचर्स अब सेफ, पहले जो मारुति कहते हैं ना, मारुति कभी-कभी को कहता है कि मारुति थोड़ी-सी कमज़ोर है, बॉडी शेल थोड़ा कमज़ोर है, बट मारुति अब फीचर्स को लेके, सेफ्टी को लेके उतना ही कंसर्न्ड है, उतना ही फ़ोकस्ड है, जितना कोई और कहता है कि कोई और ओईएम फ़ोकस ज़्यादा कर रही है। बट मैं आज की डेट में दावा करता हूँ मारुति की सेफ्टी पहले से इतनी बेहतर हो गई है कि शायद ही किसी, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि मारुति की सेफ्टी इज़ वेरी गुड नाउ। तो सबसे पहला सेफ्टी, उसके बाद फीचर्स में एक की बात करूँगा तो ठीक नहीं लगेगा, बट एवरी फीचर मारुति जो भी फीचर ला रही है, वो बिल्कुल अच्छा है और 100% अट्रैक्टिव भी है, यूज़फुल भी है, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब कोई गाड़ी खरीदता है डीलर से तो सर्विस डीलर से नहीं करवाता है, क्या मेन रीज़न है? ऐसा नहीं है, मैं इसमें कहूँगा ऐसा नहीं है। मारुति इज़ द ओनली ओईएम जो 3 सर्विस फ्री देती है। पहली 3 सर्विस मारुति इज़ गिविंग फ्री। तो आज कोई भी डीलर, कोई भी ओईएम सर्विस फ्री नहीं दे रहा। मारुति सर्विस फ्री दे रही है 3। कस्टमर मारुति पे विश्वास करता है। मारुति का सबसे अच्छा रिटेंशन है कस्टमर को लाने में वापस। आज मारुति हमसे फोकस कराती है, 10 साल पुराना कस्टमर कहाँ है आपका? करवाती है आपसे? हमसे करवाती है। मारुति का मेन फोकस है कि मेरा 8 साल पुराना कस्टमर, 10 साल पुराना कस्टमर, यदि गाड़ी है, बाजार में गाड़ी चल रही है, तो वो आनी तो चाहिए। उसकी सर्विस होना ज़रूरी है। आज जो आप कह रहे हैं कस्टमर सर्विस नहीं कराता, ऐसा नहीं है। मेरा इसमें थोड़ा लॉजिक दूसरा है कि ऐसा नहीं है। कस्टमर आता है, डीलरशिप पे 100% कस्टमर आता है। हाँ, थोड़ा बहुत कस्टमर हो सकता है कि थोड़ा बाहर शिफ्ट हो गया, क्योंकि थोड़ी-सी जो ये जो बड़ी-बड़ी स्टेट्स हैं, जैसे दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बैंगलोर हुआ, चेन्नई हुआ, यहाँ पे गो मैकेनिक आ गया, माई टीवीएस आ गया, कस्टमर गया, क्योंकि उन्होंने कस्टमर को लालच दिया, वो गया पहली बार, लेकिन कस्टमर को समझ में आ गया कि ये वो नहीं करके दे रहे हैं, जो डीलरशिप करके दे रही है। तो कस्टमर गया ज़रूर एक बार, बट वापस आना शुरू हो गया, क्योंकि उनको मालूम है कि वो पैसे कम ले रहे हैं, तो काम भी खराब कर रहे हैं। करेक्ट। फिर वो वारंटी भी नहीं दे रहे ना। मतलब एक कस्टमर की असली ज़िंदगी तब चालू होती है जब वो गाड़ी खरीद लेता है, उसके बाद में चालू बाद में चालू होती है, क्योंकि अभी उसने कार ले लिया, हाँ। कार नहीं है, कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आज आदमी भी जब उसकी एज बढ़ती है, तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उसके, कभी शुगर की भी दिक्कत आ सकती है, बीपी की भी दिक्कत आ सकती है। तो वो जैसे एक मेंस लाइफ है, ऐसी कार की भी एक लाइफ है। ह्यूमन लाइफ के साथ कार की भी एक लाइफ है। तो उसको भी टाइमली हर चीज़ मिले, वो भी बहुत ज़रूरी है। आज हमारा कस्टमर थोड़ा चूक जाता है कि मैं सर्विस बाद में करा, अभी रुक जाता हूँ, 8-10 दिन बाद करा लूँगा, 15-20 दिन बाद करा लूँगा। मेरा उसमें मानना है कि सर्विस अगर टाइमली हो रही है, हम डेली नहाते हैं ना, एक टाइम है हमारा कि इतने बजे हमें नहाना है, इतने बजे हमें खाना है, तो उसको भी रिक्वायर्ड है। गाड़ी को भी अपने खाने की ज़रूरत है। अब ऑयल नहीं डलेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? करेक्ट। कल को इंजन में प्रॉब्लम आएगी। आज मारुति ने पहले वारंटी देती है, मारुति एक्सटेंडेड वारंटी भी देती है। 6 से साल की वारंटी दे रही है वो कंपनी। 6 साल की वारंटी यदि कोई कंपनी दे रही है, तो मैं नहीं मानता कि इससे बड़ी बात कोई होगी। करेक्ट। 6 साल की वारंटी मायने रखती है। 6 साल आपको कस्टमर को 6 साल पहले दिन ही बना रही है। कस्टमर को कह रही है 6 साल आप हमारे हो। 6 साल आपको कोई भी दिक्कत आए गाड़ी में, मारुति आपको वारंटी में रिपेयर करके देगी। इफ द पार्ट इज़ कवर इन वारंटी। बट आज मैं आपके पॉडकास्ट से सभी कस्टमर को ये कहूँगा कि गाड़ी की सर्विस आप हमेशा टाइमली कराइए। क्योंकि जितना आप सर्विस टाइमली कराएँगे, आप देखिएगा उतना उसका रनिंग कॉस्ट भी आपकी कम आएगी। क्योंकि जब टाइमली उसमें चीज़ें डलती रहेंगी, सर्विस होती रहेगी, तो उतना उसमें नई प्रॉब्लम्स कम जनरेट होंगी। आज आप थोड़ा मिस कर देंगे कि ठीक है, मैं इसको 2 महीने बाद कराऊँगा, तो इतने में कोई नई प्रॉब्लम जनरेट हुई है। फिर कस्टमर जा रहा है, फिर वो नहीं यार अभी थोड़ा-सा मेरा बजट नहीं है, तो मैं बाद में कराऊँगा या मैं बाहर करा लेता हूँ। फिर वो बाहर भी करा रहा है, फिर वो दोबारा डीलरशिप पे लौट के आ रहा है, क्योंकि उसको बाहर जो उसने काम कराया है, वो उसने सस्ता तो करा लिया, बट उसको ना तो वारंटी मिली, ना गारंटी मिली, ना कुछ मिला, तो वो लौट के डीलरशिप पे आया। तो डीलरशिप पे कस्टमर आए, ये सबसे ज़रूरी है। सर्विस कराएँ, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और डीलरशिप जो आपको वैल्यू एडेड दे सकती है, जो बिज़नेस दे सक जो सर्विस दे सकती है, वो शायद मुझे नहीं लगता कि
बाहर का कोई आपको सर्विस दे सकता है। करेक्ट। मेरे को तो एक ही गाड़ी याद है सर, मतलब मारुति 800। मतलब जो उन्होंने पूरा मार्केट में बवाल मचाया मारुति 800, मतलब हर एक आदमी के पास सबसे पहले मारुति 800 ही थी। हमारे पास भी थी मारुति 800, मेरे को याद है। और उसी में कम से कम 7-8 लोग बैठ जाते थे हम, बिल्कुल, और कहीं भी ले जाओ और उसको। कहीं भी लेके जा सकते थे। मतलब बेस्ट गाड़ी, मतलब किसी भी गाड़ियों के बारे में याद करोगे ना, तो सबसे पहले तो मारुति। सबसे पहले मारुति 800 ही याद आएगी किसी भी चीज़ में। ऐसे कोई बोल नहीं रहा हूँ, बट ये आउट ऑफ मतलब ऐसा आ रहा है कि ये बोलना चाहिए कि, क्योंकि याद आएगा तो एक ही गाड़ी याद आएगी, मारुति 800 मारुति 800। वो सबके पास थी। सही बात है। उसके बाद जो गाड़ी निकली वो है एल्टो। ऑल्टो। ऑल्टो भी आई थिंक उसी रेंज में लोगों ने पकड़ी थी गाड़ी अच्छी खासी। बिल्कुल, आज की डेट में जो मिडिल सेक्टर है, अभी आपने देखा होगा जीएसटी कम हुए, जीएसटी कम हुआ तो ऑल्टो का प्राइस भी कम हुआ। तो जो आदमी थोड़ा सा कार अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उसने सबसे पहले ऑल्टो खरीदी। उसको मतलब कि मेरी फैमिली में पहली कार आ गई, करेक्ट। ऑल्टो आ गई मेरी। सर 2 व्हीलर में और 4 व्हीलर में जमीन आसमान का है, छत घर की और गाड़ी की दोनों की अच्छी लगती है। सही बात है। आदमी के ऊपर आज के दिन में कहते हैं ना, घर होना चाहिए, घर मतलब एक छत होनी चाहिए रहने के लिए, तो एक छत होनी चाहिए गाड़ी की भी, क्योंकि जितना सेफ एक गाड़ी है उतना सेफ एक बाइक नहीं है। गाड़ी कवर्ड है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो गाड़ी एक सेफ है। वेदर में कहीं बारिश हो रही है, आंधी हो रही है, बाइक पे वो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। बाइक पे 100% एक्सीडेंट होने के चांसेस है, और बाइक का एक्सीडेंट में चोट भी बहुत आती। गाड़ी एक फिर भी इतनी मजबूत है कि आपको हेवी इंजरी से बचाएगी। तो जैसे घर ऐसे गाड़ी। तो अभी जब जीएसटी कम हुआ ना, तो ऑल्टो बहुत बिका। ऑल्टो की सेल अच्छी आई, वैगनआर की सेल अच्छी आई, मतलब फर्स्ट बायर निकला, एडिशनली फर्स्ट टाइम बायर निकला, जो नहीं निकल रहा था, जो कॉस्टिंग की वजह से कि मैं नहीं ले रहा अभी गाड़ी, वो निकल के आया। भाई उसको अगर 1 लाख रुपए बच रहा है, 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर रहा है, और 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए फाइनेंस हो रहा है, और उसको 5,000 रुपए किस्त देनी है, तो वो 2,000 रुपए बाइक की क्या देगा, वो 3,000 रुपए और ऐड करके 5,000 रुपए में गाड़ी उसकी हो गई ना। करेक्ट। मुझे एक बात बताओ, जैसे आज के टाइम की तारीख पे तो लोग मल्टी ब्रांड शोरूम खोल रहे हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड्स की चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास में, और आप एक ही ब्रांड पे फोकस कर रहे हो, वो है मारुति पे, और आपने 22 आउटलेट खोल दिए। इतना ट्रस्ट कैसे और क्यों? सर मेरे को नहीं, आपको भी ट्रस्ट है ना, अभी आपने कहा कि मैंने पहली बोला पर पहली कार मारुति 800 तो ट्रस्ट तो मारुति का कहीं है, खत्म है ही नहीं सर। आज आपने एक चीज नोटिस करी है सर, जितनी भी कमर्शियल गाड़ी चल रही है, जितना भी कस्टमर बाजार में चल रहा है, जो ये टैक्सीज चल रही हैं, यहाँ भी लीडिंग कौन है? मारुति। यहाँ भी लीडिंग मारुति है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मारुति इतनी रिलायबल है कि यदि मैं कहीं फंस जाऊं, कहीं कोई बात हो जाए, तो मुझे मारुति का सर्विस सेंटर तो आराम से मिल जाएगा। करेक्ट। आज उसने सपोज करिए एमजी की गाड़ी ले ली, उसने टाटा की गाड़ी ले ली, उसने महिंद्रा की गाड़ी ले ली, वो सर्विस सेंटर ही ढूंढ रहा है। सर्विस सेंटर ढूंढते ढूंढते ही परेशान है कि मैं सर्विस कहाँ कराऊं। मारुति में सोचने की जरूरत ही नहीं है, गया 2 घंटे में अपनी 1 घंटे 2 घंटे में सर्विस कराया उसने, काम करता, और वो कमा रहा है। वो उसने गाड़ी एक लीज पे ली है, उसकी रेंट भी, उसकी किस्त भी दे रहा है, टोल भी दे रहा है, और किसी में ओईएम की बात करूं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन मारुति की मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। तो उसने वो कमाने के लिए तो लिए है। तो मारुति, मैं मानता हूं कि मेरे को ट्रस्ट, जब कस्टमर को इतना ट्रस्ट है मारुति पे, जब कस्टमर को ट्रस्ट है, तो हमें तो 100% ट्रस्ट है, और हम उसी ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए हम 22 नहीं सर, हम 30 भी खोलेंगे, हम घर घर पहुंचेंगे। आज हम चाहते हैं कस्टमर को अपने ही शहर में 3 पॉइंट फैसिलिटी मिले, सर्विस भी, सेल्स भी, स्पेयर भी। आज तीनों जगह, तीनों चीज यदि एक छोटे से, जहां पे 3 लाख लोगों की, 4 लाख लोगों की आबादी हो, 60,000 लोगों की आबादी हो, वहां भी यदि मारुति अपना सर्विस सेंटर खोल रही है, तो उसकी सोच क्या है? आप खुद सोचिए कि मेरा कस्टमर परेशान नहीं होना चाहिए, मैं उसको उसके घर जाके ही सर्विस दूंगा। आज आप कहीं फंस गए हैं, आपका मन नहीं है, गर्मी हो रही है, मन नहीं है सर्विस कराने का, नहीं मन अभी जाने का, आप डीलरशिप को बोलिए कि आप सर्विस मेरी घर पे कराइए, मारुति आपको सर्विस ऑन व्हील्स भेज देगी। आपने बोला मेरी गाड़ी पे ना हल्का सा स्क्रैच आ रहा है, मेरे का आने का तो मेरे पे टाइम नहीं है, तुम कैसे करा सकते हो? वो बॉडी शॉप ऑन व्हील्स घर पे भेज देगा। सर्विस ऑन व्हील्स, बॉडी शॉप ऑन व्हील्स, आपकी पेंट आपके घर पे हो जाएगा सर, आपकी गाड़ी की सर्विस आपके घर पे हो जाएगी। आप मुझे बताइए कौन सा ओईएम फैसिलिटी आपको दे रहा है कि मैं आपके घर पे आपकी गाड़ी पेंट करा दूंगा?
अभी तो नहीं दे रहा शायद, मैंने तो नहीं, मेरे पास नहीं आया होगा। अच्छा सर, फाउंडर्स की पॉडकास्ट में आए हो किसी को, जैसे अपन ने तो एंड यूजर के लिए बात करी, अब किसी एंटरप्रेन्योर के लिए बात करते हैं। जैसे मुझे भी मान लो एक गाड़ी का डीलरशिप लेनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वालों की, मतलब मारुति की लेनी है, तो कितने पैसे लगते हैं? सर देखिए, हाँ पैसे तो लगते हैं हाँ। और ठीक-ठाक पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डीलरशिप खोलने के लिए यू नीड मनी। कितना पैसा होना चाहिए, कितने करोड़ होना चाहिए लगभग, अप्रोक्सीमेट आइडिया? सर अप्रॉक्सिमेटली 25 करोड़ से 30 करोड़ तो आपके पास होने चाहिए। होने चाहिए डीलरशिप खोलने के लिए। मतलब इतना तो कम से कम चाहिए। हम्म। एक डीलरशिप यदि आपको खोलनी है तो 25 से 30 करोड़ रुपए तो आपको चाहिए। इफ यू आर परचेजिंग लैंड, लैंड परचेज कर, खुद का लैंड है तो नहीं चाहिए? खुद का लैंड है आपके पास और आप उस पे डीलरशिप खोल रहे हो तो आई थिंक कि आपका काम 15 करोड़ में भी हो जाएगा। हम्म। बट क्या कहते हैं, पैसा तो है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है, मतलब कितने, 4-5 साल में, 10 साल में? सर डिपेंड करता है मार्केट पे, हम्म। डिपेंड ऑन मार्केट, लोकेशन, बेसिकली डिपेंड ऑन लोकेशन। लोकेशन। सबसे बड़ी बात है डिपेंड ऑन लोकेशन और डिपेंड ऑन मार्केट। सबसे बड़ी आज कस्टमर है बाजार में। अभी थोड़ा सा अब आप देख रहे हैं, थोड़ा सा अभी जो ग्लोबल इश्यूज की वजह से कस्टमर थोड़ा बाजार में कम है, कम आ रहा है। थोड़ा सा कम है, मार्केट इज स्लो। बट मैं मानता हूं कि यदि मारुति की बिजनेस की मैं बात करूं तो आरओआई 5 ईयर्स में भी निकल जाती है। मतलब 5 साल में भी आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। पर जब से अभी ग्लोबल इश्यू चला है तो आपको वास्तव आपको फील हो रहा है कि मतलब कस्टमर मतलब अभी कम आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ पेट्रोल के दाम ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से कम आ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली कि एक समय ऐसा आने वाला है अभी कि बहुत बड़ा तबका गरीबी में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल। बट ऐसा अभी थोड़ा-थोड़ा आना शुरू हो गया है। आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल ऐसा थोड़ा-थोड़ा कोई अभी क्या महसूस हो कुछ रहा है। बताना चाहोगे इस बारे में, क्या कुछ कैसे क्यों लग रहा है ऐसा? सर देखिए ऐसा है कि कोई भी यदि मैं मानता हूँ ग्लोबल कोई चीज़ है, अगर कोई ग्लोबल ग्लोबल अगर कोई प्रॉब्लम है और हमारा प्राइम मिनिस्टर यदि इस बात को बोल रहा है, तो हल्की तो बात नहीं होगी। इफ ही इज़ आस्किंग कि ये मत करिए, वो मत करिए, तो कोई हल्की चीज़ तो नहीं होगी। एंड वी आर सपोर्टिंग, हम लोग भी उसके सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं। बट ऐसा नहीं कि कस्टमर बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं नहीं कहूँगा कि 20% मार्केट डाउन हो गया है, 10% मार्केट इज़ ऐसा नहीं है, स्टेबल है। नॉट सो गुड बट स्टेबल आल्सो। करेक्ट। थोड़ा-सा भी क्या है कि थोड़ा-सा सिचुएशंस जो भी चल रही हैं, तो थोड़ा कस्टमर भी कम निकल रहा है, क्योंकि कभी पेट्रोल के प्राइसेस भी हाई हो रहे हैं, कभी वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, कभी अभी किसी को अभी सबको थोड़ा-सा ये है कि ऐसा ना हो कोरोना की तरह हमारी थोड़ी-सी जॉब जानी शुरू हो जाए। ये भी फ़ियर है करेक्ट, थोड़ा-सा करेक्ट, हाँ। मार्केट में। यू मस्ट आल्सो बी, मतलब आप भी देख रहे होंगे, ये भी थोड़ा-सा भी फ़ियर है बाज़ार में। हम्म। बट मैं मानता हूँ कि आई प्रे कि ये टेंशन बहुत ज़्यादा दिन ना चले और जो भी चीज़ें हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएँ, सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ। बट अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, थोड़ा-सा तो अभी है, डिफ़िकल्ट टाइम है और मैं मानता हूँ कि ये भी निकल जाएगा। कोरोना जैसा तो नहीं है बट थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। चलिए रोहन जी, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं आप, ऑलरेडी इतने सारे आउटलेट्स हो गए और ज़्यादा आउटलेट्स आप खोलते रहे। इस पॉडकास्ट के कुछ 2-4 सवाल और पूछता हूँ मैं आपसे, क्योंकि अपन ने इसको एक स्पेसिफिक पॉडकास्ट बनाया है ऑन डीलरशिप और लोगों की कमी के ऊपर। आने वाले 10 साल में पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेगी या ईवी की गाड़ियाँ बिकना ज़्यादा, मतलब एकदम ज़्यादा बिकेगी? क्या प्रेडिक्शन है आपका? सर मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि पेट्रोल की सेल कभी खत्म नहीं होगी, नहीं होगी? नहीं हो सकती। अभी उस माइंडसेट को लाने के लिए, मेरा ऐसा मानना है, उस माइंडसेट को लाने के लिए वो जहाँ पे एमएनसीज़ बनी हुई हैं, बड़ी-बड़ी शहर हैं, वहाँ हो सकता है कि थोड़ा-सा पहले आ जाए। बट अभी अंदर तक पहुँचने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी वो ईवी तक पहुँचने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। सेल पेट्रोल की कभी कम नहीं होगी। कभी कम नहीं? हाँ, नहीं हो सकती कम कभी। आप पेट्रोल आज ठीक है, आज हो सकता है ₹2.5 बढ़ा हो, कल ₹3 बढ़ा है, लेकिन आज जो एक आदमी की एवरेज रनिंग है, उसको जो काम करने हैं, आज वो नहीं रुक रहे। आज वो कि मैं पेट्रोल नहीं ले रहा, मैं आई एम ट्रैवलिंग ऑन बाइसाइकिल, आई एम ट्रैवलिंग रोड ट्रांसपोर्ट, बट जिसके जो काम है वो कर रहा है हर आदमी। ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं कर रहा, सब काम हो रहे हैं। आप 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल में मारुति भी कहीं से कहीं होगी, नंबर 1 ही रहेगी 10 साल बाद भी। मारुति 10 साल बाद भी नंबर 1 होगी, कस्टमर भी हमारा सबसे ज़्यादा होगा, हमारा आज भी मार्केट शेयर नंबर 1 है, उस 10 साल बाद भी नंबर 1 होगा। मारुति की पॉलिसी बहुत अलग है। मारुति इज़ डेवलपिंग द फ्यूचर। करेक्ट। अभी हम लोगों की डीलर कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, अभी मलेशिया होके चुकी है। तो मारुति इज़ डेवलपिंग फ्यूचर।
दे आर फोकसिंग, उनको मालूम है कि फ्यूचर क्या है, उनको वो तैयारी उस लेवल की कर रहे हैं। अब चाहे हाँ, इतना ज़रूर है कि हो सकता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की सेल बढ़ जाए, और हो सकता है माइल्ड हाइब्रिड की सेल बढ़ जाए, और बट पेट्रोल की सेल कम नहीं होगी। करेक्ट। वो कभी कम नहीं हो सकती। वो हो सकता है रेशो का एक टाइम पे आके दोनों का बराबर हो जाए, ईवी का और उसका, बट पेट्रोल विल बी दी पेट्रोल। जैसे मारुति इज द लीडिंग, पेट्रोल विल आल्सो बी लीडिंग। तो गाड़ी खरीदना बहुत ईज़ी है, पर गाड़ी को चलाना बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है, मारुति तो एक्सपेंसिव नहीं नहीं है है। अच्छा, एक लास्ट मैसेज फॉर द यूथ जो बिज़नेस करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। सर, मैं आपके पॉडकास्ट से यही कहूँगा कि इफ़ यू हैव अ गोल, डू इट, डिसाइड इट, प्लान इट, डू इट। बट आपको बस ये श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन डू, डेफिनिटली डू। और आजकल तो गवर्नमेंट इतनी बेनिफिट्स दे रही है, इतना ईज़ी लोन दे रही है। आज कोई स्टार्टअप कर रहा है, गवर्नमेंट इज़ गिविंग लोन विदाउट एनी कोलेटरल। लोग स्टार्टअप्स बना रहे हैं, यूथ इज़ गोइंग टू अ डिफरेंट वे कि कुछ करना है, कुछ करना है। बट कुछ करना है तो ठीक है। बट मेरा अपना पर्सनल सभी यूथ को मैं कहूँगा कि व्हाटएवर यू डू, कुछ भी आप करिए। मैं भी यूथ हूँ, कोई मैं बुड्ढा नहीं हो गया हूँ अभी, मैं भी यूथ ही हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग एवरी डे। जो भी करो मन से करो, 100% उस पे अपना दिल लगा के करो, और जब भी आपको मजा आ सकता है उस काम में। और ऐसा तो कोई व्यापारी नहीं बना जिससे पैसे नहीं कमाए जा सकते। आपको बस उसमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपको किस टाइम कहाँ सेट करनी है। इफ यू हैव द पावर, इफ यू हैव वेरी गुड डिसीजन मेकिंग, और आप उस चीज को अगर डिसाइड कर लेते हो, तो बिजनेस तो आप कुछ भी करो सर। लेगेसी बिज़नेस करना ज़्यादा ईज़ी होता है या फिर खुद को आप शुरू से शुरू करना ज़्यादा ईज़ी होता है? सर, इजी तो कुछ भी नहीं है, दोनों नहीं है। दोनों ही इजी नहीं है। आज लेगेसी को भी फॉलो करना, आज सपोज करिए मेरे फादर उस लेगेसी को मेंटेन करते आ रहे हैं, तो एंटरिंग इनटू द फैमिली बिजनेस इज आल्सो नॉट इजी। क्योंकि आपके जो एम्प्लॉइज हैं, वो आपको एक्सेप्ट करने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि वो भी एक सोच से काम करते आ रहे थे, हम थोड़ी सी एक अलग सोच से काम करते हैं। मेरे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरी जनरेशन में मतलब मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, वो यदि इस बिजनेस में आएंगे तो एक अलग माइंडसेट से हैं। तो सबका अपना अपना माइंडसेट है, तो वो उसको भी उस माइंडसेट के ऊपर अपने एम्प्लॉयज को ही चेंज करना, सर वो भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक टास्क है एक। आज आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपने अपने जैसे लड़के रखे 8-10, वो भी सेम पिच पे, आप भी सेम पिच पे, उन्हें भी कुछ करना है, आपको भी कुछ करना है, तो चल रहा है। बट एग्जिस्टिंग बिजनेस को, एक फैमिली बिजनेस चला रहा हो, वही सेम एम्प्लॉयज हो। आज आपको सुन के अच्छा लगेगा, मेरी डीलरशिप को 30 ईयर्स पूरे होने वाले हैं। मेरी डीलरशिप पे मोर देन 100 एम्प्लॉयज आर वर्किंग फ्रॉम मोर देन 25 ईयर्स, और दे आर ऑल ऑन अ वेरी गुड पोजीशन। तो उनको, उनका माइंडसेट हमारे जैसा होना, और थोड़ा सा हमें उनको भी समझना पड़ेगा, वो भी हमें समझने की कोशिश करते हैं। जब तक हम सेम पिच पे, कहीं सेम पिच तो मैं कभी नहीं कहूंगा, बट अगर 80-100 का भी, मैं 100 और वो 80 पे भी चल रहे हैं, तो भी लाइफ विल गो गुड, एंड हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो यूथ को मैं यही कहूंगा कि फैमिली बिजनेस हो चाहे आपका बिजनेस हो, मेहनत दोनों में है, क्योंकि उसको भी आगे ले जाने में मेहनत है, जो करते आ रहे हैं उसको भी करने के लिए मेहनत उतनी ही लगती है। क्योंकि आज सपोज करिए लास्ट मंथ हमने कुछ किया, आज उसको दोबारा करने के लिए भी उतनी मेहनत फ्रॉम, ऐसा नहीं तो क्लॉक है, वो डे 30th के बाद जीरो हो जाता है, सब दोबारा 1 तारीख हो वापस गया, स्टार्ट करना पड़ता तो है। वहां जीरो हो गया। अब वो जीरो को दोबारा उसी फिगर पे लेके जाना है, करेक्ट। तो उतनी ही मेहनत एवरी का हर काम है। 30 तारीख को जीरो हो जाता है, फिर वापस स्टार्ट करना 30-31 पड़ता को है, सब फिर जीरो जीरो है, हो जाता है। सैलरी भी जीरो है, धंधा भी वहां जीरो हो गया। अब नया टाइम शुरू हो गया। करेक्ट। अब जून आ गया, जुलाई आ रहा है, बारिश का भी टाइम है, सारी चीजें हैं। तो वो जैसे जैसे मंथ चेंज होता रहता है, उतनी उतनी हमारे लिए बिजनेस में भी परेशानी आती है, वो सब चीज समझनी है। आज अब हमारे लिए बारिश का टाइम आ रहा है, अब हमको अपने को थोड़ा उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। गाड़ियां हो सकता है पानी में डूब गई, हाइड्रोलॉक हो गया, एक्सपायर कुछ भी हो जाए, तो हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। फिर हमें अपनी टीम को भी उसी हिसाब से सेंसिटाइज कर, कि भाई अब ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप अब इस चीज के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हो जाइए। करेक्ट। तो कॉम्प्लिकेशंस तो हर में है, बट बिजनेसमैन वो ये जो कॉम्प्लिकेशंस को अंडरस्टैंड कर ले और उसका डिसीजन ले ले, करेक्ट। तो वही असली बिजनेसमैन है। जब तक आप उन कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैं कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं आप, ठीक है, कोई बात नहीं, यू हैव टेक अ रॉन्ग डिसीजन, बट यू रियलाइज्ड इट,
कि यू हैव टेकन रॉन्ग डिसीजन। नेक्स्ट टाइम आपको उसी से सीख मिलेगी, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। आज मैं अपने छोटे भाई को यही बोलता हूँ कि कोई सिखाने वाला नहीं है, सीखना आपको खुद ही पड़ेगा। आप जब तक ग्राउंड पे नहीं उतरोगे कुछ समझ नहीं आएगा। आप आज मेरे चाचा यही बोलते हैं, मेरे मतलब मैं आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। वो यही बोलते हैं, बेटा ऑफिस में बैठने से कभी कुछ नहीं सीखोगे, यू हैव टू गो ऑन ग्राउंड एंड लर्न फ्रॉम दैट। करेक्ट। यहाँ तो सिर्फ बैठे हो, ये तो आपके पास से कुर्सी है, ऑफिस है, आप ठीक है एसी में बैठे हो, नीचे क्या हो रहा है ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको बेस पता है तो ग्रोथ तो आप अपने आप पर, क्योंकि आपका फिर फोकस वही होगा कि मेरा बेस ये है। ड्रोन जी, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए बिल्कुल। और डीलरशिप जैसे जैसे बड़ी होती जाए पॉडकास्ट में फिर आते रहिए और बनाते रहिए बहुत सॉलिड पॉडकास्ट। थैंक यू सो थैंक यू मच सो फॉर मच, कमिंग इन द थैंक यू सो मच, पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर।